बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में जो दल वोट के लिहाज से जितना अमीर होता है, उसका सिक्का उतना ही चलता है। इसलिए इन दिनों यूपी में हर पार्टी अपना अपना वोट बैलेंस बढ़ाने में जुटी है। इसके लिए चुनावी क्रेडिट कार्ड का सहारा लिया जा रहा है। आपने चुनावी क्रेडिट कार्ड शब्द शायद पहली बार सुना हो। दरअसल बड़े बड़े विकास प्रोजेक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में इस वक्त क्रेडिट लेने की होड़ मची है। योगी सरकार की तरफ से जिन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, उसे अखिलेश यादव अपनी सरकार की पुरानी योजनाएं बता रहे हैं। इस पर भाजपा ने आज तीखा पलटवार किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को आज क्रेडिट चोर तक बता दिया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के जेवर में 25 तारीख को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम इसकी नींव रखेंगे, इसके लिए पूरी तैयारी है। इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश पर चुभने वाला तंज किया। उन्होंने लिखा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने ट्वीट के साथ अखिलेश यादव को बाकायदा टैग किया। बात यहीं तक होती तो गनीमत थी। क्रेडिट लेने की रेस में आज बसपा अध्यक्ष मायावती भी शामिल हो गई। यानी चुनावी क्रेडिट कार्ड पर अब आर पार का संग्राम छिड़ चुका है। आखिर ये सियासत वोटरों की उलझन बढ़ाएगी या फिर मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी, इसकी एक एक बात मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में आज 1.5 घंटे तक गठबंधन की कैसी खिचड़ी पकी। साथ ही भाजपा की तूफानी रणनीति की हर बात भी आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चुनावी मौसम में बड़े बड़े विकास के कामों का श्रेय लेने की होड़ महीनों से चल रही है। लेकिन आज जिस तरह सोशल मीडिया पर यह लड़ाई चोर चोर के आरोपों तक पहुंच गई, उससे साफ है कि मुद्दा अभी और गरमाने वाला है। सपा भाजपा के बाद बसपा की इस तूफानी तकरार में नई एंट्री ने माहौल को और गरमा दिया है। ऐसा लग रहा है कि चुनावी क्रेडिट कार्ड का फ्री ऑफर चल रहा हो, इसलिए कोई दल जुबानी जमा खर्च में पीछे नहीं। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं, वो हम सबके सामने हैं। सपा पर भाजपा का कुंभकर्णी अटैक। जुबानी तकरार आर पार की ओर। अखिलेश को भाजपा ने कहा क्रेडिट चोर। सिद्धार्थनाथ सिंह अभी राजनीति में बालक हैं, अभी पहली दफे चुनाव जीत के आए हैं। तीखा तंज
चुभता हमला, वार पलटवार, बयान से बदला। दावेदारी पर बड़ी लड़ाई, वोट वाला उधार खाता। भाजपा सपा में जुबानी हिसाब, बसपा ने भी खोली किताब। सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। कौन किसका काम, श्रेय पर संग्राम। दो 2022 का चुनावी क्रेडिट कार्ड, बात तो चुभेगी। चुनावी राजनीति विडंबनाओं से भरी है। एक तरफ तमाम दल जनता को जनार्दन कहते हैं, ये भी कहते हैं कि पब्लिक सब जानती है। अब सवाल ये कि जब आम लोग हर बात समझते और जानते हैं तो फिर एक ही काम पर 3 से 4 दलों की दावेदारी क्यों? अगर कोई काम वाकई हुआ है तो वो हवा में तो नहीं हो सकता। जब तक वो जमीन पर नहीं उतरता तब तक पूरा नहीं माना जा सकता। ऐसे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, ये किसने की और ये कब पूरा हुआ, इसे आम मतदाताओं से बेहतर कोई नहीं जानता। सब कुछ देख समझकर ही वोटर मन बनाते हैं, लेकिन राजनीतिक दल है कि बेचैन हो जा रहे हैं। Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport. काम किया और क्रेडिट ना लिया तो फिर क्या किया? यूपी के चुनावी मैदान में, चुनावी मौसम में हर पार्टी इसी लीग पर चल रही है। तभी तो चुनावी क्रेडिट कार्ड वाली ये लड़ाई चोर चोर के आरोपों तक पहुंच गई है। नोएडा में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट का पीएम मोदी 25 नवंबर को भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां बड़ी जनसभा भी करेंगे। इसके लिए 12 लाख वर्ग फीट लंबा पंडाल बनाया गया है। भाजपा का दावा है कि ये पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी जनसभा होगी। उससे पहले ही सियासी घमासान आसमान पर पहुंच चुका है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में अखिलेश यादव को इशारों इशारों में मुंगेरी लाल से लेकर कुंभकर्णी नींद में सोने वाला तक बता दिया। इसके साथ ही क्रेडिट चोर अखिलेश का हैशटैग भी इस्तेमाल किया, जिस पर बवाल मच गया, सपा भड़क उठी। राम गोविंद जी जानना चाहेंगे, आज सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया और लिखा है कि 25 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा और फिर एक बार जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं वो कहेंगे कि ये तो उनका सपना था। क्रेडिट चोर कहा है अखिलेश यादव। सिद्धार्थनाथ सिंह अभी राजनीति में बालक हैं, अभी पहली दफे चुनाव जीत के आए हैं, उनको अपना अंदाजा ही नहीं लगता है कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे हैं। पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे पर क्रेडिट लेने की होड़ अब पश्चिम में जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही शुरू है आर पार का संग्राम, जो आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। 2024 तक जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के जरिए भाजपा पश्चिमी यूपी में विकास के नए चुनावी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने जा रही है, जिसने विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। भाजपा का दावा है कि जेवर की जनसभा में 2.5 लाख तक लोग जुटेंगे। जाहिर है इसके बाद क्रेडिट लेने की जंग और भी तेज होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और नोएडा से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ इस वक्त अभिज्ञान प्रकाश जुड़ चुके हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अभिज्ञान, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से एक के बाद एक मुद्दे आगे आ रहे हैं और इस पर क्रेडिट को लेकर आर पार के हालात हैं। अब इसकी फहरिस्त पर जरा नजर डाल लेते हैं। विकास का चुनावी कार्ड, देखिए हम क्यों कह रहे हैं विकास का चुनावी कार्ड, इसको देखिए और समझिए। 20 अक्टूबर कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन। अखिलेश यादव का दावा, हमारी सरकार ने दिया प्रोजेक्ट। 25 अक्टूबर 9 मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन पर घमासान।
अखिलेश ने लगाया नाम बदलकर क्रेडिट लेने का आरोप। 19 नवंबर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी C-130J हरक्यूलिस विमान से एक्सप्रेसवे पर उतरे। अखिलेश ने निकाली बस यात्रा और अपनी सरकार को दिया क्रेडिट। अखिलेश ने दिलाई एक्सप्रेसवे पर सुखोई उतारने की आड़। अब भाजपा की रणनीति बदली, अखिलेश पर पहले ही साधा निशाना। जेवर एयरपोर्ट को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया तंज, बाकायदा एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट आज खासी चर्चा में है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर ऐसी सियासत क्यों रही है और इसके पीछे राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है, इसको आप समझते हैं। दरअसल कहानी है श्रेय पर संग्राम है और सियासी मजबूरी भी है। विकास का मुद्दा क्लिक होने पर भावनात्मक मुद्दे नहीं चलते। प्रोजेक्ट पूरा करने वाली हर सरकार क्रेडिट लेती है। एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट का फायदा करोड़ों लोगों को मिलेगा। वोटरों के मन में अपनी बात बिठाने के लिए जुटे हैं तमाम दल। आक्रामक सियासी हमले से हर दल पर बढ़ता है दबाव और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस यात्रा निकालना बड़ी रणनीति थी। अखिलेश ऐसा संकेत विरोध आगे भी दर्ज करा सकते हैं। होड़ तेज हुई, इसलिए बसपा को भी जारी करनी पड़ी अपनी एक लिस्ट, बाकायदा एक लिस्ट बसपा ने भी जारी कर दी। तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान जी, क्या कहना आपका? जो क्रेडिट लेने की होड़ और आज इसमें सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया बाकायदा और हैशटैग करके लिख दिया उसमें क्रेडिट चोर अखिलेश, यानी जिसे कहा जाए जुबानी जंग किस हद तक पहुंच गई है और सारा मामला सिर्फ क्रेडिट लेने को लेकर है। क्या कहना आपका? देखिए, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर हम ये देख रहे हैं और रोहित अगर ऐसा होता है तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए तो निजी तौर पर उत्तर प्रदेश का रहने वाला और सालों से उसका क्या हाल रहा है, वहाँ पर क्या राजनीति रही है, वो देखता है। तो अगर ये सारे पॉलिटिशियन मिलकर क्रेडिट लेने की होड़ में है, क्रेडिट लेने की दौड़ में है और होड़ का मोड़ और दौड़ ये सब नजर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको लगता है कि विकास के दावे अगर ये ठोकेंगे तो उसके आधार पर इनको वोट मिलेगा। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर नहीं एंडोर्स करूँगा, कोई नहीं कहेगा कि भाषा की शालीनता जो है वो एक स्तर से नीचे आ जाए, लेकिन अगर वाकई सेंट्रल इशू केंद्र बिंदु में विकास का मुद्दा है और सब एक्सप्रेसवे से लेकर कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है उसकी होड़ में है, उसकी दौड़ में है, उसके क्रेडिट लेने में है, तो फीडबैक तो यही कहेगा कि पॉलिटिकल क्लास को ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर वोट मिलेगा। अभी तक तो सारी बातें जो है वो हम सब जानते हैं, वो भाईजान, अब्बाजान, जिन्ना, ये सब हो रहा था। अगर ये बदल कर सेंट्रल फिगर में विकास आएगा तो ये एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होगी मेरे हिसाब से। या फिर ये है कि जिस दिन जो घटना होती है, जैसे मैंने पहले कहा, उसके हिसाब से रिएक्शन आता है, उसी के हिसाब से सब लोग अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तो यही स्थिति बन रही है। अभिज्ञान, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। यहां पर मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि मायावती की अगर बात करें, बीएसपी की बात करें, तो बीएसपी भी अब इस जंग में सामने आ गई है। श्रेय लेने पर छिड़े संग्राम में आज बसपा की धमाकेदार एंट्री हुई। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भाजपा, सपा से लेकर कांग्रेस तक पर चुभने वाला हमला बोला। मायावती ने बाकायदा अपनी 4 सरकारों के दौरान किए गए कामकाज की फहरिस्त जारी की। उन्होंने कहा कि इसे उनके कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे और अपनी सरकार के काम गिनाएंगे। मायावती का दावा है कि उनकी सरकार जितना काम ना तो अखिलेश की सरकार ने किया, ना मौजूदा भाजपा सरकार ने किया और ना ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। जब क्रेडिट लेने के लिए सबसे तूफानी रेस चल रही हो तो भला बसपा क्यों पीछे रहे? मायावती पूरी तैयारी के साथ सामने आई। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक
आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में। बसपा अध्यक्ष ने नीले रंग का ये फोल्डर जारी किया। इसमें पार्टी की सरकारों के दौरान किए गए तमाम कामकाज की लिस्ट है। मायावती का दावा है कि हमारे आगे कोई नहीं ठहरता। यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बसपा अध्यक्ष का दावा है कि पब्लिक हमारी सरकार के काम को आज भी याद रखती है और अब फिर से इसकी याद दिलाई जाएगी। सब तक अपनी बात लिस्ट के साथ पहुंचाई जाएगी। यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें इस चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है। विकास के काम पर क्रेडिट लेने की ये रस्साकशी पुरानी है, लेकिन इस बार माहौल पहले से अलग है। बहस के सेंटर में एक नहीं, विकास के कई प्रोजेक्ट हैं, जिसने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक माहौल गरमा रखा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी सियासी खबर की। वो ऐसी खबर है, वो ऐसी तस्वीरें हैं जो कई दूसरे दलों को चुभती हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनौती बढ़ने वाली है। वजह अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की बड़ी मुलाकात। आज अखिलेश और जयंत ने लखनऊ में गठबंधन को लेकर चर्चा की। इसके बाद इसको लेकर लगाई जा रही अटकलों को कुछ विराम मिला। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। उधर जयंत चौधरी ने ट्वीट किया जिससे सिर्फ 2 शब्द लिखे। उन्होंने लिखा बढ़ते कदम। ये 2 शब्द इन दोनों दलों के बीच गठबंधन की मजबूत संभावनाओं को और ज्यादा मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। इसमें क्या बात हुई, इस पर दोनों नेता चुप हैं। लेकिन सूत्र कहते हैं कि सीटों के बंटवारे का गणित सुलझाने में अब ज्यादा देर नहीं। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास पर दोनों नेताओं की बैठक हुई। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। अखिलेश की गाड़ी जयंत को लेने एयरपोर्ट गई थी। मीटिंग बेहद गोपनीय थी। इस बैठक की जानकारी रालोद के स्थानीय नेताओं को भी नहीं थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में इन दिनों जयंत चौधरी की सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ रही है। किसान आंदोलन के असर को लेकर भी राष्ट्रीय लोक दल के हौसले बुलंद। जाट और मुस्लिम वोटरों के दम पर जयंत को इस बार बड़ी कामयाबी की उम्मीद है। तो अखिलेश पश्चिमी यूपी में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना चाहते हैं जिसकी भाजपा के पास कोई काट ना हो। एबीपी गंगा के चुनावी शो तरकश में जयंत चौधरी ये साफ कर चुके हैं कि उनका सपा से गठबंधन होगा और इस पर बातचीत जारी है। देखिए, 2 बड़ी बातें होती है जब आप गठबंधन करें। नंबर 1 कि क्या मुद्दों में आप कितना मेल खाते हैं, क्योंकि अगर लंबा चलना है हमें कोई एक चुनाव को लेकर गठबंधन हम कर भी लें जी, जनता के नज़र में वो सफल नहीं होगा जी। जनता को एहसास होना चाहिए कि 2 दल 2 संगठनों का जो गठजोड़ है ये स्थायी है, मजबूत है और जमीनी है। तो इसके लिए मुद्दों पे मेल होना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो सीट, कौन सी सीट किस सिंबल पे लड़ी जाएगी। तो जहाँ तक पहला विषय मेल की बात हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ पे हम समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है और एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं। सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है।
इन दोनों दलों में सीट बंटवारे को लेकर कई फॉर्मूले की चर्चा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर पश्चिम का किला जीतने के लिए ये दोनों युवा नेता किस फॉर्मूले पर साझेदारी करते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब आपको पश्चिमी यूपी के 2017 के नतीजों का गणित समझा दें, जिसके आधार पर आप इस बार के मुकाबले की दलगत चुनौती समझ सकते हैं। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, बड़े दिलचस्प तथ्य हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के अगर नतीजों की बात करें तो कुल सीटें 136 हैं। दरअसल 26 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और 136 सीटें वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 21, बसपा को 3, कांग्रेस को 2 और राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली छपरौली की, जो कि जीते विधायक आरएलडी पर फिर भाजपा में चलेंगे। 2017 के चुनाव में रालोद के प्रदर्शन की अब हर खास बात आपको बता देते हैं। 2017 में रालोद के प्रदर्शन की अगर बात करें तो किसी से गठबंधन नहीं किया। 284 सीट पर चुनाव लड़ा, 1.78% वोट मिले, 0.55% की गिरावट आई। 1 सीट पर जीत दर्ज की, 8 सीट की गिरावट आई, क्योंकि 12 की बात करें तो 9 सीटें जीती थी। कुल 15,45,811 वोट आरएलडी को मिले थे 2017 के विधानसभा चुनाव में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा के लिए कामयाबी को दोहराना साग के सवाल की तरह है। ऐसा कैसे, अब आपको यह भी बता देते हैं। पश्चिमी यूपी में भाजपा क्यों मजबूत? 2017 के नतीजे, 21 जिलों के 136 सीट में से 109 पर जीत, मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज की, 26 में से 10 जिलों में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया। आगरा, अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर में क्लीन स्वीप किया। एटा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद की सभी सीटें जीती। कासगंज, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत की सभी सीटें जीती। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2017 का था। तो ऐसे में बीजेपी के सामने इस प्रदर्शन को दोहराना, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक मैं इतना आपको बता दूं कि यमुना में पानी काफी बह गया है और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत और यहां की सियासी जो सरजमी है उसमें भी बदलाव आया है। यही वजह है कि जयंत चौधरी के हाथ में अब आरएलडी का नेतृत्व है, युवा जयंत चौधरी के हाथ में। लेकिन किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में जब उनको नेतृत्व मिला तो उसके बाद से काफी हालात बदले हुए हैं। अभिज्ञान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, क्या कहना आपका, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत का एक साथ आना, इससे वेस्टर्न यूपी की अब सियासी तस्वीर साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और सपा और बसपा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला ज्यादातर सीटों पर देखने को मिल सकता है। किस तरह से आप देखते हैं इस गठबंधन को जो अब किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है? जी सही बात है, और ये इंपॉर्टेंट है रोहित जो पॉइंट आप रख रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 14 हो, 17 हो, 19 हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है। लेकिन मैं वापस जाऊंगा सी वोटर पर, जो एबीपी न्यूज़ का सर्वे है। अगर उसमें आप तब्दीली की तस्वीर को देखें तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि बीजेपी उसके इंडिकेटर्स के हिसाब से, मैं सी वोटर को कोट कर रहा हूं यहां पर, बीजेपी वो पकड़ अब नहीं रखती, जिसके कई कारण हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण है किसान आंदोलन। जो पकड़ उसके पास 2014 में थी, 17 में थी, 19 में थी, अगर वो ये पकड़ नहीं रखती तो वो नेचुरली एक स्पेस क्रिएट करती है, एक जगह बनाती है जयंत चौधरी के लिए। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा स्टेक जो है पिछले कुछ सालों की राजनीति में नहीं रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं बहुत अच्छे से अजीत सिंह जी को जानता था, जयंत चौधरी के पिता, बहुत उनके साथ उन इलाकों में यात्रा की है। पिछली बार वो उनके साथ क्या राजनीतिक स्थिति बनी वो भी आपको पता है। तो यानी कि अगर इक्वेशंस चेंज हुई हैं, जो कि वो इंडिकेशन दे रही है सी वोटर के सर्वे के जरिए, तो इसका लाभ मिल सकता है इस अलायंस को। इसीलिए मेरे हिसाब से, चूंकि अखिलेश यादव का बड़ा स्टेक नहीं रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप लगातार सरल तरीकों से आंकड़ों को रखते हैं, तो इसलिए उनका साथ लेना जयंत चौधरी को हो सकता है उनके लिए लाभकारी साबित हो, क्योंकि अखिलेश यादव का
खुद का इतिहास अलायंसेस के साथ अच्छा नहीं है। जब भी उन्होंने अलायंसेस की उनको लाभ नहीं हुआ है, लेकिन ये स्थिति में तब्दीली चूंकि आती हुई नजर आ रही है तो हो सकता है उनको ये लाभ हासिल हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो एक बिल्कुल अलग स्थिति बनेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वहां पर, जैसा कि वो इंडिकेशन लास्ट सर्वे से नजर आ रहा था जी, वो कमजोर हुई है, तो ये एक स्पेस मिलती है जयंत चौधरी को, जिसका फायदा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक दूसरे के साथ मिलकर म्यूचुअली एक दूसरे को दे सकते हैं। बिल्कुल। अभियान आप हमारे साथ बने रहिए। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय है, और कल या परसों तक हो सकता है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों की तरफ से हो जाए, और जिसमें इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग को लेकर लंबी चर्चा चलेगी, क्योंकि एक एक सीट पर दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं वो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर वक्त जरूर लगता है चर्चा में, लेकिन ये तस्वीर सामने आने के बाद ये तय है कि अब ये एक साथ दोनों नेता आगे बढ़ने को तैयार है। और अब बात भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट के आक्रामक अभियान की, जिसको लेकर पार्टी के आला नेता लगातार महामंथन में जुटे हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां सीएम योगी के साथ उन्होंने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। गोरखपुर के बाद यह लगातार दूसरा बड़ा सम्मेलन था। जेपी नड्डा ने अपने 2 दिनों के यूपी दौरे के दौरान लखनऊ में भी पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक की। आपको इसकी हर खबर बताएंगे। उससे पहले देखिए जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से विरोधियों पर चुभते हुए प्रहार किया। बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता, ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहाँ बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संभव है। अब तो प्राकृतिक संपदा से भरपूर खेत उत्तर प्रदेश और देश के विकास का एक आधार बन सकता था, लेकिन आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। तो विज्ञान प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। विज्ञान आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य दर्शकों को बता दें, कुछ जरूरी जानकारियां। अब आपको भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल कल लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप की बैठक ली। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, सबकी नजरें थी। कल देर रात तक ये बैठक चली, तो मैं अब आपको ये बताता हूं कि कोर ग्रुप का मंथन सोमवार शाम करीब 3.25 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के रोड मैप पर चर्चा हुई। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। 2017 में हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति पर मंथन हुआ। दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर बात हुई। किस नेता के आने से क्या फायदा, इस पर चर्चा हुई। और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे की भी समीक्षा हुई। इस बात को गौर करिएगा, बीजेपी ने भी एक सर्वे कराया है और उस सर्वे पर समीक्षा हुई। पार्टी की तरफ से हुए 3 तरह के सर्वे पर चर्चा हुई। सूत्रों का यह कहना है, पहला सर्वे भारी बहुमत की मजबूत संभावनाओं को लेकर हुआ। दूसरा सर्वे बहुमत से ज्यादा सीटों की संभावना पर हुआ। और तीसरा सर्वे बहुमत की राह की मुश्किलों की पहचान पर हुआ। अलग अलग मुद्दों के आधार पर हुआ यह सर्वे। हर बड़े मुद्दे की पहचान की गई और वोटरों की नाराजगी वाले मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। तीनों ही सर्वे को आधार बनाकर तैयारी के निर्देश
दिए गए और इसी पर रणनीति बनाई गई। यहां आपको यह जानना भी चाहिए कि आखिर यूपी भाजपा के कोर ग्रुप में कौन कौन नेता शामिल है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक स्ट्रक्चर, उसमें हर प्रदेश में एक कोर ग्रुप होता है। वो कोर ग्रुप अनौपचारिक बॉडी होती है, लेकिन उसमें हर प्रदेश के बड़े वरिष्ठ लोग होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप है, यानी उस ग्रुप में तमाम जितने बड़े मसले होते हैं उस पर चर्चा होती है। उस कोर ग्रुप में कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, ये कोर ग्रुप में है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये कोर ग्रुप में है। सुनील बंसल महामंत्री संगठन, यानी संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, सुनील बंसल भी इसमें है। राधा मोहन सिंह प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी कोर ग्रुप में है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव प्रभारी हैं, वो भी इसमें है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री और 7वें सदस्य है डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि डिप्टी सीएम है। ये 7 सदस्य इस कोर ग्रुप में है और इस कोर ग्रुप में जबरदस्त कल मंथन हुआ। कोर ग्रुप के साथ ही यूपी भाजपा के कोर कमेटी है, जिसकी बड़े फैसलों में अहम भूमिका होती है। इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, कई बार गफलत होती है कि कोर ग्रुप की बैठक थी, कोर कमेटी की बैठक थी। देखिए, कोर ग्रुप के कोर कमेटी क्या है? यूपी भाजपा की कोर कमेटी में कुल 34 सदस्य हैं। कोर ग्रुप के 7 सदस्य भी इसमें शामिल हैं। सभी प्रदेश महामंत्री, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा है, तो उन 6 अलग अलग क्षेत्रों के अध्यक्ष भी इस कमेटी में होते हैं। सभी प्रदेश महामंत्री होते हैं और सभी सह प्रभारी भी इस कोर कमेटी में है। ये कोर कमेटी है। अब अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, भारतीय जनता पार्टी बड़ी महीन बुनावट के साथ इस चुनाव में अपना रणनीतिक ताना बाना बुन रही है। देखिए, बूथ अध्यक्षों के साथ आज भी 30,000 के करीब बूथ अध्यक्ष आए थे कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका सम्मेलन किया। इससे पहले गोरखपुर में हुआ और इसके बाद कल आप देखिए इतनी लंबी बैठक चली कोर ग्रुप की, जिसमें पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो बड़ी मुहीन बनावट से रणनीति तैयार हो रही है। जी अभिज्ञान। पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से और खास तौर पर जो फीडबैक सिस्टम है, जो तंत्र है, उसके हिसाब से तो आज देश की सबसे ज्यादा व्यवस्थित कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। इसमें तो कोई बहस है ही नहीं, इसमें कोई डिबेट है नहीं। लेकिन साथ में ये भी सच है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है 2019 के बाद से, खास तौर पर तो माफी चाहूंगा जी। तो ये बहुत साफ है कि एक एक कदम फूंक कर यहां से बीजेपी रखना चाहती है। बारीकी से हर क्षेत्र को समझते हुए अपनी रणनीति बनाना चाहती है। हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से अगर आप देखिए तो उसके नेता अपने मुद्दे रखते हैं। विकास की जहां बात करनी हो वहां पर विकास की बात की जाती है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में क्या बात होनी है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में क्या बात होनी है। आज भी सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो प्रधानमंत्री हैं। कभी मत भूलिए कि 14 हो, 17 हो, 19 हो, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीते गए थे और बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये सारी बातों को फैक्टर इन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बीजेपी 325 सीट की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक तौर पर फेस करेगी, तो सीटों का बंटवारा जो है, सीटें कितनी काटी जाएंगी, कितने लोगों को सीटें मिलेंगी, ये सब इस तरह की बैठकों से निकल कर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉलिटिक्स में एक पुरानी थ्योरी है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कि आप जब सीटें काटते हैं तो अपने सरकार के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी को उसी के माध्यम से या उसी बात से आप रिड्यूस करते हैं या कमज़ोर करते हैं। तो ये सारा फीडबैक जो जिलों से निकल कर आएगा वो इस तरह की बैठकों में डिस्कस हो रहा होगा और इसी तरह से बीजेपी हमेशा ऑपरेट करती आई है और इसी के आधार पर वो आगे की अपनी बारीकियों को देखते हुए रणनीति बनाएगी और अपने निर्णय लेगी। जी बिल्कुल अभिज्ञान, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात करेंगे बीएसपी की। जी, आज बीएसपी ने एक बड़ा कदम उठाया, क्या था वो उसके बारे में आपको बता दूं। अब बात यूपी चुनाव के एक ऐसे फैक्टर की जिसकी अनदेखी हर दल को भारी पड़ती है और जिस पर फोकस करके कोई भी पार्टी आराम से सत्ता तक पहुंच जाती है।
हम बात कर रहे हैं 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों की। आज बसपा प्रमुख मायावती ने इन सीटों को लेकर अपनी पार्टी के हर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और उनके साथ जीत की रणनीति पर चर्चा की। 9 अक्टूबर को लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास करवाया था। उसके बाद से वो लगातार पार्टी के लोगों को दिए हुए कामकाज की समीक्षा कर रही हैं। पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक में उन्होंने इस बार सबको जीत का मंत्र दिया। प्रदेश के सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई। दलित वोट बैंक बसपा की ताकत है, लेकिन सुरक्षित सीटों पर हर दल के उम्मीदवार अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से होते हैं। ऐसे में वोट बढ़ता है। ऐसी स्थिति में बसपा को अगड़ी जातियों के वोट का भरोसा होता है। इसी रणनीति को पुख्ता करने के लिए मायावती ने अब खुद कमान संभाली है। यूपी का जो अगर हम गणित कहें वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि जो भी पार्टी इन सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल करती है सरकार उसी की बनती है। यानी सत्ता का सिकंदर वही पार्टी बनती है जो इन रिजर्व सीटों पर सबसे ज़्यादा सीटें जीतती हैं। 2007 की अगर बात करें तब 84 रिजर्व सीटों में से बीएसपी को लगभग 62 सीटों पर जीत मिली थी और पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी सत्ता पर काबिज हुई थी। हालांकि चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव रहे हों या 2019 के लोकसभा चुनाव, इन सुरक्षित सीटों पर बसपा की पकड़ कमजोर होती चली गई, जबकि भाजपा यहां मजबूत होती चली गई। यही वजह है कि अब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन सुरक्षित सीटों पर ज्यादा फोकस कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब आपको यहां बता देते हैं कि आखिर 2017 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 84 सीटों और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 2 सीटों के नतीजे क्या रहे और इन नतीजों के नक्शे में बसपा कहां थी, इसको समझिए। 2017 के नतीजे उत्तर प्रदेश में जो 84 सीटें हैं वो रिजर्व हैं यानी आरक्षित हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो इन 84 सीटों की बात करें जो कि एससी के लिए आरक्षित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती, 1 सीट निर्दलीय ने जीती और बसपा 2 सीटें जीती थी। बसपा ने 2017 में बसपा ने सिद्धौली और लालगंज सीटें जीती थी। अब आपको 2017 में एसटी के लिए सुरक्षित 2 सीटों के नतीजों के बारे में बता दें, इससे आप बसपा की मौजूदा रणनीति को समझ सकते हैं। जी हां, 2017 के नतीजों की बात करें तो एसटी की 2 सीटें दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती, सपा बसपा कोई सीट नहीं जीत पाई। अनुसूचित जनजाति के लिए दुद्धी और ओबरा सीट सुरक्षित है। दुद्धी में बसपा के 7 बार के विधायक विजय सिंह गोंड हारे, अपना दल एसके हरिराम ने यह सीट जीती, दुद्धी सीट। और ओबरा में बसपा के वीरेंद्र प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर थे। भाजपा के संजीव सिंह उर्फ संजय गोंड यहां से जीते थे। संजीव सिंह उर्फ संजय गोंड को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। सीएम योगी ने संजय गोंड को राज्य मंत्री बनाया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर सुरक्षित सीटों की ताकत कितनी बड़ी है और ऐसा क्यों है कि जो दल भी सबसे ज्यादा रिजर्व सीटों पर जीत हासिल करता है उसकी सरकार बनती है। जरा आप इन आंकड़ों की गवाही को देखिए। सुरक्षित सीटों की ताकत देखिए, 1991 चुनाव की अगर बात करें 90 सीटें उस वक्त सुरक्षित थी। 1991 में भाजपा ने 53 सीटें जीती और सरकार बनी। 2007 की बात करें तो 90 सीटें सुरक्षित थी, 89 सीटें सुरक्षित थी और 2007 में बसपा ने जीती
62 सीटें सरकार बनी। 2012 में चुनाव जब हुए तो 85 सीटें सुरक्षित थी और 2012 में सपा ने जीती 58 सीटें सरकार सपा की बनी। 2017 के चुनाव की बात करें तो 86 सीटें सुरक्षित थी और 2017 में भाजपा और सहयोगी दलों ने 76 सीटें जीती, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। इन 76 सीटों में से 74 एससी और 2 एसटी सुरक्षित सीटें शामिल हैं। 2017 में बसपा 50% सुरक्षित सीटों पर दूसरे नंबर पर भी नहीं थी, यह बात भी गौर करनी होगी। और ऐसे में देखिए बहन जी इन तमाम आंकड़ों को समझती हैं, जानती हैं, तो बसपा सुप्रीमो ने इसीलिए जहां तमाम पार्टियां जातिगत सम्मेलनों में जुटी हैं या बाकी चीजों में जुटी हैं, तो बसपा सुप्रीमो लगातार लखनऊ में बैठकर रणनीति बना रही हैं और आज उनकी रणनीति में हर रोज एक नए विषय पर बात होती। तो आज उन्होंने सबसे पहले इन 86 सीटों पर चर्चा की क्योंकि यही बसपा की बड़ी ताकत रही है पहले। तो ऐसे में इन सीटों पर प्रत्याशी कैसे हो, क्या स्थानीय समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है, तमाम बातों पर चर्चा हुई। मैं एक बार फिर से अभिज्ञान प्रकाश का रुख करूंगा, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, बीएसपी की अगर बात करें, देखिए बाकी पार्टियां जिस तरह से काम कर रही हैं या करती हैं, जिस अग्रेसिव तरीके से आती हैं, जुबानी जंग भी होती है, बीएसपी का काम करने का तरीका हमेशा से अलग रहा है। लेकिन आज बीएसपी सुप्रीमो ने इन 86 सीटों को लेकर अलग से बैठक बुलाई थी क्योंकि वो समझती हैं कि ये 86 सीटें उनकी बड़ी ताकत है, तो इसको लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमने जो पिछले आंकड़े भी बताए, तो ये 84 + 2 ये 86 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं राजनीति में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल सही, और आपने खुद ही आंकड़ों से साबित कर दिया इस बात को। आप देख लीजिए ना, 2007 बेस्ट केस सिनेरियो मायावती का, 2017 बेस्ट केस सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए कि इन सीटों पर इन दोनों पार्टियों ने क्या कमाल किया और कैसे उनके नंबर्स आए। इसीलिए आप और हम इस बात को चर्चा करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि क्यों पिछड़ों की राजनीति में इतना सब ध्यान दे रहे हैं, क्यों वो छोटे कास्ट अलायंसेस को बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्यों जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स पिछली बार बीजेपी कर सफल होकर आई थी उसको, उस प्रयोग को इस बार अखिलेश यादव अपनी तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन मायावती के साथ दिक्कत क्या है, और बहुत साफ साफ कहूँगा कि उन्होंने आज जो बात कही या उन्होंने आज जो एंट्री ली, ये इसमें काफ़ी देर की है उन्होंने, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से पूछा जा रहा था मायावती को लेकर सवाल कि आखिर वो है कहाँ। वो एक बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री रही हैं, बहुमत से सरकार एक बार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। तो उनकी एंट्री का जो टाइमिंग है वो मुझे थोड़ा सा देर से नजर आता है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आंकड़े इस इतिहास को बताते हैं कि इन सीटों पर जीतने से सरकार के करीब आने में रोहित कितना फर्क पड़ता है। मंच पर कवि कुमार विश्वास की मौजूदगी की और उन्हें मिले राजनीतिक ऑफर। मामला सपा से जुड़ा है। पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की किताब राजनीति के पार के विमोचन के मौके पर सपा के मंच पर कुमार विश्वास को हल्के फुल्के अंदाज में ये ऑफर मिला। इस मंच पर मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे, बगल में रामगोपाल यादव तो बैठे ही थे। ऑफर देने वाले थे उदय प्रताप सिंह, जो सपा के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। देखिए, नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते। सब लोग समर्थन में। इस तस्वीर को आप एक बार फिर देखिए कि किस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में ऑफर मिला और कुमार विश्वास भी जिसे कहा जाए अवाक रह गए। देखिए, नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते। इसको लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। इस पर कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा कि किताब के नाम राजनीति के पार की तरह मैं भी राजनीति के पार हूं।
अब आपको यह भी सुनवाते हैं कि आखिर इस मंच से कुमार विश्वास ने क्या बड़ी बातें कही। आज सामने सुनने वालों का जो मजमा है, जो फहरिस्त है, उससे लेकर ऊपर तक ये बात सिद्ध होती है कि लोकतंत्र की सच्ची खुशबू ही ये है कि हम राजनीति के पार भी देखना सीखें। हमने बार्बरिक एज से चलकर हमने अलग अलग प्रकार का सफर करके इसको लोकतंत्र को तैयार करा है इस बात के लिए कि हम सदनों के अंदर, सड़क पर खड़े होकर, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में एक दूसरे से असहमत रहें, लेकिन जब हम एक दूसरे के व्यक्ति के गुणों के विषय में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हों तो ऐसे इकट्ठे हों जैसे आज अतुल अंजान भी बैठे हुए हैं, आज मनोज भी बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, उनके विषय में बड़े सारी टिप्पणियां उनसे सम्मोहित यहाँ वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहता हूं कि आप संघर्ष करिए, आप लड़िए, आपकी इस देश को भी जरूरत है, इस प्रदेश को भी जरूरत है। समाजवादी परिवार की एक विशेषता है, इस परिवार की एक विशेषता है, क्योंकि मैं मंच का कवि हूं तो मेरा एक छोटा सा लोभ भी ये है कि हम हिंदी कवि सम्मेलनीय कवियों के लिए, हिंदी के साहित्यकारों के लिए जो सबसे अप्रोचेबल चीज होती है, सबसे ज्यादा आराम से जिनसे कह सकते हैं, कोई बात सुन सकते हैं, वो समाजवादी परिवार। बात हो चुकी है कि मैं आज इतना दीजिए इजाजत, नमस्कार।